हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 13 में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि मरुद्भिदी पौधे या जीरोफाइटिक प्लांट क्या होते हैं, इनके कितने प्रकार के होते हैं, तथा साथ ही साथ इनमें पाए जाने वाले जो भी एडाप्टेशन है यानी इनमें कौन कौन से अनुकूलन पाए जाते हैं वो भी हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसके पहले हमने हाइड्रोफाइटिक प्लांट क्या होते हैं तथा वो उनका वर्गीकरण यानी कितने प्रकार के होते थे, तथा साथ ही साथ जलोदविद या हाइड्रोफाइटिक प्लांट में जो भी पाए जाते थे अनुकूलन उसको हमने प्रीवियस वीडियो में करा दिया है। यदि अभी आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। अब देखिए, मरुद्भिदी पौधे या जीरोफाइटिक प्लांट क्या कहलाते हैं। तो देखिए, कुछ ऐसे पौधे पाए जाते हैं या ऐसे आवासीय पौधे जो कि ऐसे आवासों के प्रति अनुकूलित होते हैं जहां पानी की मृदा में कमी होती है, यानी मिट्टी में जहां पानी की कमी होती है, या हम ऐसा कह सकते हैं कि ऐसे पौधे जो कि मृदा में पानी की कमी वाली जगहों में पाए जाते हैं या उगते हैं, उनको हम मरुद्भिदी पौधे कहते हैं। तो देखिए, कुछ पौधे ऐसे आवासों के प्रति अनुकूलित होते हैं जहां पानी की मृदा में कमी होती है तथा उच्च तापमान पाया जाता है। ऐसे पौधों को ही हम मरुद्भिदी पादप कहते हैं, यानी ऐसे पौधे जो कि पानी की कमी वाले स्थानों पर उगते हैं या पानी की कमी वाले स्थानों पर होते हैं, तथा साथ ही साथ इनमें टेम्परेचर जो है तापमान भी उच्च पाया जाता है। ऐसे पौधों को हम क्या कहते हैं, जीरोफाइटिक या मरुद्भिदी पादप कहते हैं। चलिए, मरुद्भिदी पौधे जो हैं बेसिकली ये शुष्क आवासीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? शुष्क आवासीय क्षेत्रों में जहां पानी की कमी होती है, इसीलिए इन्हें हम शुष्क आवासीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले पादप भी कहते हैं। क्योंकि मरुद्भिदी पादप कहां पाए जाते हैं? शुष्क आवासीय क्षेत्रों में, इसीलिए हम इनको शुष्क आवासीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले पादप भी कहते हैं। चलिए, इसके बाद यदि हम बात करें इसके मार्फोलॉजी, एनाटॉमी, मार्फोलॉजी, फिजियोलॉजिकली, तो देखिए यहां पे क्या है, जो आकार की होती है इनकी कार्की एवं जीवन चक्र की पद्धति के आधार पर मरुद्भिदी पादपों को 3 समूहों में बांटा गया है। मुख्य रूप से जो भी जीरोफाइटिक प्लांट होते हैं तो इनको जीवन चक्र यानी लाइफ साइकिल, मार्फोलॉजी और इनको कार्की के आधार पर 3 समूहों में विभाजित किया गया है। देखिए, उनमें से तीनों समूह कौन कौन से हैं। तो पहला है अल्पकालिक या शुष्कता निरोधी पौधे, दूसरा है मांसल पौधे, तीसरा है अमांसल पौधे या अमांसल और साथ ही साथ बहुवर्षीय पौधे। तो आइए एक एक करके यहां पे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि सबसे पहले देखिए अल्पकालिक या शुष्कता निरोधी पौधे क्या होते हैं। तो देखिए, अल्पकालिक या शुष्कता निरोधी पौधों की यदि हम बात करें तो ऐसे पौधे बेसिकली शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? शुष्क क्षेत्रों में जहां पानी की कमी होती है। इनका जीवन चक्र जो है अधिकतम 1 वर्ष का होता है। इनकी अधिकतम लाइफ साइकिल यानी मैक्सिमम लाइफ साइकिल जो है वो 1 वर्ष की होती है, तथा इनका जीवन चक्र जो है 1 वर्ष का होता है, तथा ये अपना जीवन चक्र 4 से 6 सप्ताह में पूरा कर लेते हैं। यानी ये अपने जीवन चक्र को 4 से 6 सप्ताह के बीच में कंप्लीट कर लेते हैं। और इन पौधों का जो आकार होता है वो भी क्या होता है? छोटा होता है, तथा प्ररोह जो है जड़ों बड़ा होता है ना, जड़ों से बड़ा होता है। जो प्ररोह होता है ना वो जड़ों से क्या होता है, यहां पे आप लिख लीजिएगा, जड़ों से बड़ा होता है। प्ररोह जो है वो जड़ों से बड़ा होता है। ये पौधे शुष्क अवधि में सुप्त बीजों के रूप में जीवित रहते हैं। और ऐसे पौधे जब शुष्क अवधि रहती है उनमें ये सुप्त बीजों के रूप में जीवित रहते हैं। देखिए, अल्पकालिक या शुष्कता निरोधी पौधों के कई सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे पहला है केसिया टूरा, इसके अलावा सोलेनम जैंथोकार्पस, ये सभी के सभी किसके एग्जाम्पल हैं? अल्पकालिक या शुष्कता निरोधी पौधों के। चलिए, अब दूसरा प्रकार है मांसल पौधे, या इनको हम सैकुलेंट प्लांट कहते हैं। तो सैकुलेंट का मतलब होता है मांसल पौधे। तो सैकुलेंट प्लांट की यदि हम बात करें तो देखिए ये पौधे जो हैं प्रायः बहुवर्षीय होते हैं। कैसे होते हैं? पेरेनियल होते हैं, यानी बहुवर्षीय होते हैं। ये लंबी अवधि तक जीवित रहते हैं तथा शुष्क क्षेत्रों में विशेषकर रेतीली भूमि पर पाए जाते हैं। और ये प्रायः ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां की बालू की अधिकता होती है या रेतीली जमीनों पर ये पाए जाते हैं। और इन पौधों के शारीरिक भाग जो होते हैं वो मांसल होते हैं, यानी सैकुलेंट होते हैं, जैसा कि नाम ही है सैकुलेंट पादप। तो इनके बीच वाला यानी कि जो मध्य भाग शारीरिक होता है यह कैसा होता है? मांसल भाग होता है। तथा ये मांसल भाग जो है जल संग्राहक अंग की भांति कार्य करते हैं। और इन मांसल अंगों
अंगों युक्त जो भाग होते हैं ये जल संग्राहक का यानी जल को एकत्रित करने का या संग्रहित करने का या स्टोरेज करने का कार्य करते हैं। इसके कई सारे एग्जाम्पल है, जैसे ब्रायोफिल्म की पत्ती आपने देखी होगी जिसको हम अजूबा या पत्थर चट्टा भी कहते हैं। तो ब्रायोफिल्म की पत्ती में आपने देखा होगा, उसमें बेसिकली जो कायिक प्रवर्धन पाया जाता है तो इसके माध्यम से अलैंगिक जनन भी होता है ब्रायोफिल्म में। तो ब्रायोफिल्म की पत्ती भी कैसी होती है, मांसल होती है। इसके अलावा यानी गूदेदार होती है। तथा एलोए, आपने एलोवेरा या घृत कुमारी जो है इसको भी आपने अपने घरों में प्राय देखा होगा, देखने को मिलते हैं कई जगह। तो ये जो एलोए होता है या घृत कुमारी, या हम ये कह सकते हैं कि जो एलोवेरा होता है, ग्रामीण भाषा में लोग इसको एलोवेरा कहते हैं, तो ये जो है मुख्य रूप से मांसल पौधे होते हैं। इसके अलावा बिगोनिया के अलावा नागफनी जिसमें कि रंध्र रात्रि के समय खुलते हैं, ये सभी के सभी जो है मांसल पौधे के अंतर्गत आते हैं। तो इसके कई सारे एग्जाम्पल हैं, आपको इनको याद रखना है, ब्रायोफिल्म, एलोए, बिगोनिया और नागफनी इत्यादि। इसके बाद तीसरा है अमांसल या बहुवर्षीय मरुद्भिद। तो देखिए अमांसल या बहुवर्षीय मरुद्भिद क्या होते हैं। जैसा कि नाम ही है कि अमांसल यानी ये मांसल युक्त नहीं होते हैं, यानी ये गूदे भाग या सैकुलेंट भाग इनमें एब्सेंट होता है। और ये भी कैसे होते हैं, बहुवर्षीय होते हैं और ये मरुद्भिदी पादप हैं। तो इन्हें शुष्कता सहिष्णु पौधे भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, शुष्कता सहिष्णु पौधे भी कहते हैं। और इन्हें ही प्रायः वास्तविक मरुद्भिद या जीरोफाइट्स कहते हैं या होते हैं। तो देखिए इन्हें ही वास्तविक मरुद्भिद या जीरोफाइट्स कहा जाता है या ये वास्तविक मरुद्भिद होते हैं। इन पौधों में शुष्क दशाओं एवं उच्च तापमान वाले स्थानों पर भी वृद्धि करने की क्षमता पाई जाती है। और बेसिकली जो अमांसल बहुवर्षीय पौधे होते हैं इनमें शुष्क मौसम में भी तथा उच्च तापमान वाले स्थानों पर भी वृद्धि करने की इनके अंदर क्षमता पाई जाती है। और जो इनका जड़ तंत्र होता है वो अत्यधिक विकसित एवं लंबा होता है तथा साथ ही साथ भूमि में गहराई तक प्रवेश करके जल का अवशोषण करती है। और इनकी जड़ें जो है जमीन के ज्यादा गहराई तक जाती हैं और वो जल का अवशोषण करती हैं। इसके कई सारे एग्जाम्पल भी हैं। देखिए आक जिसको कि हम कैलोट्रापस प्रोसेरा भी कहते हैं। अब इसके अलावा देखिए बबूल के अलावा बेर, इसके अलावा नेरियम, केजुराइना आदि, ये सभी के सभी किसके एग्जाम्पल हैं, आक के। आक यहाँ पे क्या होता है, आप ग्रामीण भाषा में इसको कई जगह जो है मदार के नाम से भी जानते हैं। तो इसको कैलोट्रापस प्रोसेरा जो है इसको कहते हैं, इसका बोटेनिकल नेम होता है। और बबूल, इसके बाद एकेसिया अरेबिका इसका बोटेनिकल नेम होता है। बेर का जिजिफस जुजुबा। तो इस प्रकार से कई सारे एग्जाम्पल है अमांसल या बहुवर्षीय मरुद्भिदी के। तो इनको आपको अच्छे से तैयार करके रखना है। चलिए अब जो भी मरुद्भिदी पौधों में अनुकूलन पाए जाते हैं यानी मरुद्भिदी पौधों में जो भी एडाप्टेशन पाए जाते हैं उनको हम देखते हैं। तो मरुद्भिदी पौधों में जो एडाप्टेशन पाया जाता है यानी जो अनुकूलन पाया जाता है ये बेसिकली हाइड्रोफाइट्स यानी जलोदविदी पादपों के समान ही पाया जाता है। यानी इनमें भी मुख्य रूप से आकारिकी अनुकूलन यानी मार्फोलॉजिकली एडाप्टेशन, इसके बाद दूसरा है शारीरिकीय अनुकूलन यानी इसको हम बोलते हैं एनाटॉमिकल एडाप्टेशन, और इसके बाद है कार्यात्मक अनुकूलन। तो इन अनुकूलनों को क्रमशः देखेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं कि आकारिकीय अनुकूलन क्या होते हैं। तो आकारिकीय अनुकूलन यहाँ पे हम जो भी वेजिटेटिव पार्ट होते हैं या जो भी कायिक भाग होते हैं पौधे में प्रायः इनमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि यही पौधे के कायिक भाग हैं और यही पौधे के शरीर की यानी कि बाहर से जिनका हम रंग रूप सामान देख सकें वही तो आकार की भाग होता है। तो आकार के भाग में सबसे पहले जड़ों में यदि हम देखें तो देखिए जड़ों में अनुकूलन जो है सबसे पहला है कि शाकीय जो मरुद्भिदी होते हैं जैसे एस्पेरेगस को आप देखे होंगे अक्सर, इसको शो के लिए भी घरों में लगाया जाता है। एस्पेरेगस को हम सतावर कहते हैं, इसका बोटेनिकल नेम होता है एस्पेरेगस रेसिमोस। तो एस्पेरेगस का जो पादप होता है इनकी जड़ें जो होती है वो मांसल होती है। अब चूंकि यदि जड़ें मांसल होती है तो यह क्या करती है, मुख्य रूप से जल की जो मात्रा होती है उसको संग्रहित करके रखती है। तो जड़ों में पहला अनुकूलन है कि जो शाकीय मरुद्भिदी होते हैं जैसे एस्पेरेगस या सतावर जो है इनकी जड़ें प्रायः सैकुलेंट या मांसल होती है, अतः ये जल की अत्यधिक मात्रा को भी संचित करके रखते हैं। इस प्रकार से ये शुष्क मौसम में भी अपने आप को जीवित रह पाने में सक्षम होते हैं। दूसरा इनमें अनुकूलन होता है कि कुछ मरुद्भिदी की जो जड़ें होती है उनमें अपस्थानिक कलिकाएं यानी वेजिटेटिव बड्स निकल आती है। तो उनमें अपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न हो जाती है और प्रायः हमको पता है कि जो अपस्थानिक कलिकाएं होती है ये प्रजनन में सहायता करती है। तो ये पादप प्रजनन में सहायता करती हैं। तो ये दूसरा अनुकूलन है किसमें, कोई भी मरुद्भिदी या जीरोफाइटिक प्लांट में। इसके बाद तीसरा है कि जड़ों के जो अग्रभाग होते हैं उनमें मूल टोप उपस्थित होता है।
तो मूल टोप जब उपस्थित होता है तो मूल टोप का काम ही होता है कि बाह्य आघातों से जड़ों की रक्षा करना। तो जड़ों के अग्रभाग में मूल टोप प्रायः पाए जाते हैं या उपस्थित होते हैं, जो कि बाह्य आघातों से जड़ों की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। इसके बाद देखिए यदि तनों में अनुकूलन की बात करें तो देखिए इनमें पहला है कि इन पौधों का जो तना होता है यानी स्टेम होता है, ये प्रायः कैसा होता है, काष्ठीय होता है यानी वुडी होता है, और कैसा होता है, शुष्क या कठोर होता है तथा साथ ही साथ मजबूत होता है। अतः यह एक कठोर छाल के द्वारा घिरे रहते हैं, और ये प्रायः एक कठोर छाल के द्वारा घिरे होते हैं। आपने देखा होगा कि जो मोटे प्लांट होते हैं, या कि हम ये कह सकते हैं कि जिनके स्टेम या तने मोटे होते हैं, उनके ऊपर प्रायः एक छाल पाई जाती है जो कि कवच की भांति कार्य करती है, जो कि इनकी क्या करती है, कठोर छाल जो है इनकी रक्षा भी करती है अंदर वाले पार्टिकल्स की। अब देखिए दूसरा इसमें कि कैक्टेसी कुल के जो सदस्य होते हैं, जिसमें प्रायः कंटक युक्त प्लांट होते हैं, इनको शामिल किया गया है। तो कैक्टेसी कुल के सदस्यों में जो तना होता है, स्टेम होता है, ये मांसल होता है एवं पत्ती नुमा होता है, और इस प्रकार के तनों को हम क्या कहते हैं, फिल्लोक्लेड कहते हैं। यानी ऐसा तना जो कि मांसल होता है एवं पत्ती नुमा होता है, इनको हम फिल्लोक्लेड कहते हैं। ये पॉइंट आपको अच्छे से नोट डाउन करके रखना, क्योंकि ये पॉइंट अक्सर आपको कहीं ना कहीं मिलेगा। तो फिल्लोक्लेड किसे कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जो कैक्टेसी कुल के सदस्य होते हैं, इनमें जो तना होता है वो मांसल होता है तथा पत्तीनुमा होता है। जैसा कि आपने नागफनी में देखा होगा कि इसका जो तना होता है वो पत्तीनुमा होता है, और साथ ही साथ इनका जो पत्ती होता है वो कांटों में रूपांतरित होता है। तो मांसल एवं पत्तीनुमा होता है जिनका तना, उसे हम फिल्लोक्लेड कहते हैं, तथा पत्तियां जो होती है वो कांटों में रूपांतरित हो जाती है। और ऐसे तने प्रायः क्या होते हैं, हरे होते हैं तथा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भी भाग लेते हैं, यानी इन्वॉल्व रहते हैं। इन पौधों में जो पत्तियां होती है वो कांटों में रूपांतरित हो जाती है, अतः ये अनुकूलन जो है बाष्पोत्सर्जन की दर को कम करता है। देखिए कोई भी जीरोफाइटिक जो प्लांट होते हैं उनमें जो पत्तियां होती है वो ही कांटों का रूप रूपांतरित कर लेती हैं। तो चूंकि पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती है, जिस कारण से बाष्पोत्सर्जन में कमी आती है, क्योंकि पत्तियों से क्या होता है, बाष्पोत्सर्जन होता है। तो पत्तियां जब कांटों का रूप ले लेगी तो उनका क्षेत्रफल जो है क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिस कारण से इनमें वाष्पोत्सर्जन की दर जो है कम हो जाती है। इसके कई सारे एग्जाम्पल है, जैसे देखिए प्रमुख एग्जाम्पल नागफनी है, जो कि आप लोगों ने देखा होगा, इसको हम इंग्लिश में ओपुंसिया भी कहते हैं। तो ओपुंसिया या नागफनी आपने प्रायः अपने ग्रामीण क्षेत्रों में देखा होगा। इसमें क्या होता है, जो पत्ती होती है वो कांटों में रूपांतरित हो जाती है, और इसका जो तना होता है मांसल होता है तथा पत्तीनुमा संरचना का दिखाई देता है। इसके बाद देखिए पत्तियों में अनुकूलन क्या क्या होते हैं, तो जो भी मरुद्भिद पादप होते हैं या जीरोफाइटिक प्लांट होते हैं, इनकी जो पत्तियां होती है प्रायः छोटी होती है। आपने बबूल का पौधा देखा होगा जिसको एरेकिया एरेजिया कहते हैं। तो देखिए जो बबूल का पौधा होता है, तो एकेसिया अरेबिका, सॉरी इसको कहते हैं, तो एकेसिया अरेबिका जो बबूल का पौधा होता है, इनकी पत्तियां छोटी होती है, जिससे कि बाष्पोत्सर्जन करने वाले क्षेत्रफल में कमी आती है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि पत्तियों का आकार यदि छोटा है तो पत्तियों के किनारे भाग से चूंकि रंध्रों की संख्या जितनी ज्यादा होगी उतना ही बाष्पोत्सर्जन ज्यादा होगा। अब चूंकि इनमें बाष्पोत्सर्जन कम होगा, क्यों, क्योंकि पत्तियां छोटी है, तो क्षेत्रफल भी पत्तियों में क्या है, कम है, जिस कारण से पत्तियों में बाष्पोत्सर्जन की कमी को रोका जा सकता है। इसके कई सारे एग्जाम्पल है, जैसे केज्यूराइना, इसके अलावा बबूल भी है। तो ये सभी के सभी पत्तियों में पाए जाने वाले अनुकूलन है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, दूसरा क्या है पत्तियों में पाए जाने वाला अनुकूलन, कि कुछ मरुद्भिदी पादप जैसे एलोए, जिसको कि एलोवेरा या घृतकुमारी भी आप कहते हैं, आदि की जो पत्तियां होती है वो क्या होती हैं, मोटी होती हैं और गूदेदार होती हैं, तथा साथ ही साथ मांसल या सैकुलेंट होती हैं। अतः इनमें जल की अत्यधिक मात्रा जो है संचित रहती है, क्योंकि जैसे आपने देखा होगा घृतकुमारी में क्या होता है कि जो मोटा बीच वाला मांसल भाग होता है, जो पत्तीनुमा भाग होता है, वो पूरा का पूरा कैसा होता है, गूदेदार भाग होता है और मांसल भाग होता है। इससे बेसिकली कई सारे प्रोडक्ट भी तैयार किए जाते हैं एलोवेरा से रिलेटेड, या एलोए से संबंधित कई सारे प्रोडक्ट भी, या फेस क्रीम, कई सारे चीजों में इसका यूज किया जाता है। देखिए इसके अलावा एक और एडाप्टेशन है किसमें, पत्तियों में, कि जो नांगफनी एवं एस्पेरेगस में जो पत्तियां होती है वो कांटों में रूपांतरित हो जाती है और बाष्पोत्सर्जन को कम करती है, जैसा कि पहले ही आपने इसको समझ चुका है। तो यहां पे मुख्य रूप से 3 एग्जाम्पल है किसके, पत्तियों में पाए जाने वाले अनुकूलन के। चलिए इसके बाद शारीरिकी अनुकूलन देखेंगे, यानी एनाटॉमिकल एडाप्टेशन क्या क्या होते हैं। तो देखिए सबसे पहला एनाटॉमिकल एडाप्टेशन क्या है, कि इन पौधों के जो तने होते हैं, तने एवं पत्तियों की जो बाह्य त्वचा होती है, यानी जो एपिडर्मिस होती है, जब आप इसका सेक्शन काट के देखोगे किसी भी तने का या पत्तियों का, तो इनकी जो बाह्य त्वचा होती है यानी एपिडर्मिस होती है,
उनमें ऊपर जो है एक मोटी उप त्वचा भी पाई जाती है। तो यह है पहला एडाप्टेशन, किसमें, शरीर की अनुकूलन के अंतर्गत। पहला है क्या कि इन पौधों के जो तने एवं पत्तियों की जो बाह्य त्वचा होती है, यानी जो एपिडर्मिस होती है, उसके ऊपर एक छोटी सी या एक मोटी जो है उपत्वचा पाई जाती है। चलिए, इसके बाद दूसरा है कि जो बाह्य त्वचा होती है यानी एपिडर्मिस जो होती है, उसकी जो भित्तियां होती है यानी जो उसकी वाल्स होती हैं वो मोटी होती हैं, जिस कारण से बाष्पोत्सर्जन की दर क्या होता है, कम होता है। तो ये दूसरा एडाप्टेशन है शरीर की अनुकूलन के अंतर्गत। तीसरा है कि इन पौधों में जो रंध्र होते हैं, रंध्रों की संख्या प्रायः क्या होती है, कम होती है। अब चूंकि जब रंध्रों की संख्या कम होती है तथा वे पत्ती की निचली सतह पर भी पाए जाते हैं, तो ये अगला एडाप्टेशन है शरीर की अनुकूलन का कि इन पौधों में जो रंध्रों की संख्या होती है वो कम होती है। अब चूंकि रंध्रों की संख्या कम है तो बाष्पोत्सर्जन कम होगा, जल की हानि कम होगी। तो इस प्रकार से पत्ती की निचली सतह पर रंध्र जो हैं पाए जाते हैं। एक आखिरी शरीर की अनुकूलन है कि इन पौधों के जो तने होते हैं उनमें प्रायः धसे हुए रंध्र पाए जाते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि धसे हुए वात रंध्र किस में पाए जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो धसे हुए रंध्र होते हैं वो जीरोफाइटिक प्लांट यानी मरुद्भिदी पादप में पाए जाते हैं, जो कि बाष्पोत्सर्जन की दर को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, और पौधे की जो अतिरिक्त जल की हानि होती है उसको रोक देते हैं। तो इस प्रकार से जो पौधे होते हैं, इनके मुख्य रूप से जो तने होते हैं वो कैसे होते हैं, धसे हुए इनमें रंध्र पाए जाते हैं, जो कि बाष्पोत्सर्जन की दर को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। इसके बाद है कार्यात्मक अनुकूलन। देखिए, कार्यात्मक अनुकूलन के अंतर्गत बेसिकली पहला है कि उच्च परासरण दाब होता है, और उच्च ओस्मोसिस दाब के कारण क्या होता है कि ये पौधे निर्जलीकरण का सामना करने में सक्षम होते हैं, यानी पानी की यदि कमी भी है तो ऐसे स्थानों पे ये अपने आप को सक्षम या सर्वाइव कर सकने में सक्षम होते हैं। दूसरा है कि इन पौधों में जो कोशिका द्रव्य है, साइटोप्लाज्मिक होता है, इसकी जो सांद्रता होती है, कंसंट्रेशन होती है, वो काफी अधिक होती है, जिस कारण से परासरण दाब भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब चूंकि परासरण दाब यदि अधिक होता है तो वैसे भी हमको पता है कि बाष्पोत्सर्जन की दर क्या होती है, कम हो जाती है। तो इस प्रकार से जल की हानि भी कम होती है। अगला है कि जो नागफनी एवं अन्य पौधों में रंध्र होते हैं वो रात्रि के समय खुलते हैं, अतः दिन के समय जो रंध्र होते हैं वो बंद होते हैं, जिस कारण से बाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाती है और पौधों में अतिरिक्त जल की हानि नहीं हो पाती है, यानी पौधे जल की हानि को कम कर देते हैं। तो मुख्य रूप से कार्यात्मक इकाई में क्या है कि जैसे ये बहुत अच्छा यहाँ पे है कि नागफनी जो है, इसके अलावा कई सारे अन्य पौधे होते हैं जिनमें रंध्र जो है प्रायः रात्रि के समय खुलते हैं। अब इससे होता क्या है कि जब पौधे रात्रि के समय खुलेंगे, क्योंकि बाष्पोत्सर्जन दिन के समय होता है जब धूप पड़ती है अच्छी, तो जब बाष्पोत्सर्जन दिन के समय होता है क्योंकि इनमें रंध्र रात्रि के समय खुलते हैं। अब जब रात के समय रंध्र खुलेंगे तो इनमें बाष्पोत्सर्जन नहीं होगा, इस कारण से इनमें क्या होता है, जल की हानि भी कम होती है। तो इस प्रकार से पूरे के पूरे जो भी मरुद्भिदी पादप या जीरोफाइटिक प्लांट होते हैं, तो उम्मीद करता हूं कि यहां पे आपको जीरोफाइटिक प्लांट क्या होते हैं तथा उनके जो भी प्रकार हैं तीनों, और इसके अलावा जो भी इनमें पाए जाने वाले शारीरिकी, आकार की एवं प्रकार्यात्मक अनुकूलन है आपको समझ में आ गए होंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।